नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो लास्ट जो एनटीए ऑफिशियल जो सीरीज थी प्यारे बच्चों एमसीक्यू, वो स्टार्ट करी थी। पहली वीडियो हमने दे दी आपको, दूसरी वीडियो में उसी के बेस आगे क्वेश्चन बताते हैं आपको, जो लगभग सीजीएल, एसएससी में, एमटीएस और क्या सीएचएसएल और उसके अलावा यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस में आए हुए हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि जो हमसे पूछा गया है कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला वर्णक। अब बात ये पता होनी चाहिए कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला कलर कौन सा है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कलर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम इज विजिबल रिजाइन, कि इस विजिबल रिजाइन में हमारे पास कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, या वो रंग कौन सा है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो आपको याद रखना है, दृश्य पटल को किससे लिखा जाता है, वीब गयोर। दृश्य पटल का अर्थ क्या होता है, श्वेत प्रकाश, यानी जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम होता है इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों श्वेत रंग का प्रकाश। और श्वेत रंग का जो प्रकाश है इसके खोजकर्ता कौन है, यह भी पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड व्हाइट लाइट और व्हाइट लाइट कलर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, और हु गिव्स द वेव गयोर, यानी किसने ये वेव गयोर दिया है। तो दृश्यमान का अर्थ है कि एक दृश्य, आप हर रोज जब उठते हो तो एक नया दृश्य देखते हो, यानी जिसमें हम देख सकते हैं। दृश्यमान का अर्थ यह भी होता है कि जिसमें हम अपनी नंगी आंख से देखने में सक्षम है। तो देखने में सक्षम, कि देखने में जो सक्षम स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, देखने में सक्षम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का हिस्सा, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का जो देखने वाला हिस्सा है वो कौन सा होता है, हमारा विजिबल रिजाइन होता है। और हम इसमें हर रोज नया दृश्य देखते हैं। तो दृश्य का मतलब हुआ दृश्य पटल, इसका नाम क्या रखते हैं, दृश्य पटल। और हम हर रोज उठकर एक नया दृश्य देखते हैं। नया से वर्ड याद रखना है, न्यूटन। तो यानी इसकी जो खोज की है वो किसने की है, आइजक न्यूटन ने की है। अब वीब गयोर जो बनाया गया है ये किसके हिसाब से बनाया गया, इसकी भी थोड़ी डिटेल देते हैं आपको, कि जो वीब गयोर बनाया गया है इसको 3 टर्म में बनाया गया, तीनों आपको याद रखनी है। नंबर 1 आपका पॉइंट है कि बढ़ती तरंग दैर्घ्य के अनुसार, यानी जो वीब से आप गयोर की तरफ जाते हो, यानी वी से आप आर की तरफ जाते हो, तो ये केस किसके चलते हैं, बढ़ती तरंग दैर्घ्य के चलते हैं, यानी इंक्रीजिंग वेवलेंथ। यानी जो पहला केस है वो क्या आपका इंक्रीजिंग वेव लेंथ का है। और दूसरा जो केस है, यानी जब हम वायलेट टू किसकी तरफ चलते हैं, रेड की तरफ, तो दूसरा केस आता है आपका फ्रीक्वेंसी का, यानी दूसरा केस आपको याद रखना है किसका, आवृत्ति का। तो आवृत्ति जो है वो वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो आवृत्ति क्या होती है, घटती है, यानी डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, यानी डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। और तीसरी चीज आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, कि जो चीज घटती है वो क्या घटती है, एनर्जी। कि जब हम इस बैंगनी रंग से किसकी ओर चलते हैं, रेड की ओर, तो घटने वाली चीज क्या है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का मान भी क्या होता है, इनका घटता है। तो डिक्रीज इन एनर्जी, यानी डिक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू। तो डिक्रीज जो होगा वो किस में होगा, एनर्जी में होगा। तो 3 केस के ऊपर ये चीज बनाई गई है आपकी। पहला केस आपका क्या लिया गया है, इंक्रीज इन वेवलेंथ, यानी जैसे हम वायलेट से किसकी तरफ जा रहे हैं, रेड की तरफ, वायलेट देन इंडिगो देन ब्लू देन ग्रीन देन येलो देन ऑरेंज एंड देन रेड। तो यानी वायलेट से रेड की तरफ आप जा रहे हो, तो ये ट्रेंड किसका है, ये इंक्रीज इन वेवलेंथ का है, बढ़ती तरंग दैर्घ्य का है। दूसरा यूं लिख लो, उल्टे साइन कर दो, अगर यूं साइन लगा देते हो आप तो इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो ट्रेंड है ये क्या है, घटती आवृत्ति का, और इसी में ही घटती क्या है, ऊर्जा का। तो जैसे आवृत्ति घटती है तरंग दैर्घ्य की, तो वैसे ऊर्जा भी घटती है। तो अब आपके पास जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है वो कलर कौन सा है आपके पास है, वायलेट। और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है वो कौन सा आपके पास, रेड। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा। तो रेड रंग की, रेड कलर की तरंग दैर्घ्य
सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहां पे रेड लाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टॉपिंग सिग्नल के लिए, यानी रोकने के लिए लाल रंग की बत्ती का इस्तेमाल ही क्यों होता है? ट्रेन के लिए लाल झंडी या लाल बत्ती का इस्तेमाल क्यों होता है? खतरे के निशान के लिए लाल रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा, और प्रकीर्णन और क्या इसका डेविएशन क्या होता है? सबसे कम, यानी इसका विक्षेपण जो है, इसका विचलन जो है वो क्या होता है? सबसे कम। तो क्वेश्चन आता है कि किस रंग का विचलन सबसे कम है? तो रेड कलर का जो विचलन है, जो डेविएशन है, डेविएशन ऑफ विच कलर इज मिनिमाइज, यानी जो डेविएशन है वो किस कलर की सबसे कम होती है? तो डेविएशन आपकी रेड कलर की क्या होती है? सबसे कम। तो रेड कलर की जो डेविएशन है वो क्या होती है? वेरी लेस। तो इसलिए डेविएट कम होता है, तो इसलिए इजिली क्या होता है? सीन। अब उसके बाद दे रखा है हमें दूसरा केस। दूसरा केस किसका दे रखा है हमें? पराबैंगनी, एक दे रखी है एक्सरे और एक दे रखी है रेडियो तरंगे। इसमें केस क्या उठाओगे प्यारे बच्चों कि हमारे पास जो हमारा ऑप्शन यहां था वो तो था बैंगनी, यानी ये वायलेट कलर है। उसके बाद एक पराबैंगनी है। अगर इस पूरे केस में पूछे कि किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, यहां एक क्वेश्चन नया टैग कर देते हैं कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम हम हटा दें, कि दृश्यमान स्पेक्ट्रम यहां से क्या कर दें? हटा दें, और फिर पूछे हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में, किसमें पूछा जाए हमसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग, इसका अर्थ क्या है? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो वैद्युत जो चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? इनमें से दिए गयों में से, यानी ये जो चीज है ये होती है पराबैंगनी विकिरणें, यानी इन्हें कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ये बैंगनी कलर है, ये आपकी एक्स रे है, और ये आपके पास RW है। RW का अर्थ रेडियो वेव या रेडियो विकिरण का हो। अब कहता है कि किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, न्यूनतम किसकी है? तो आपको मैंने स्पेक्ट्रम करवाया हुआ है प्यारे बच्चों। आप एक जो मैराथन क्लास है उसमें ये सारी चीजें डिटेल से देख सकते हो। 1 बाय 1 चीज कंप्लीट डिटेल में समझाई हुई है, वहां से आप देख के इन चीजों को पूरी तरह से इवैल्यूएट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें बता भी देता हूं आपको कि इसको सोल्व कैसे करें। अब हम कि जैसे हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में, तो शुरुआत कहां से होती है? कॉस्मिक रेज से, कॉस्मिक किरणों से होती है। कॉस्मिक किरणों के बाद आती है गामा रे, और गामा रे के बाद, यानी हम याद रखें कि गम करती है दुनिया किसी के एक्सपायर होने पे, यानी जब कोई मर जाता है तो उसके पीछे दुनिया क्या करती है? गम। तो गम कब करती है? एक्सपायर होने के बाद, यानी कॉस्मिक भी नहीं है, गामा भी नहीं है। उसके बाद नंबर किसका आता है? एक्स रे का। तो एक्स रे की इनमें से दिए गयों में से तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे कम। तो यहां ऑप्शन हमारा कौन सा है प्यारे बच्चों? अब एक्सरे। कब? जब हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला वर्णक कौन सा इनमें से? तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? एक्सरे। और वैसे पूछे तो क्या होती है? कॉस्मिक रे। और सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लास्ट में क्या आता है? रेडियो वेव। ज्यादा पूछ लेता तो आंसर क्या आता आपके पास? रेडियो वेव। अब पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा पटल है कि जिसमें हमारे पास शरीर की विटामिन डी का निर्माण होता है? तो वो अल्ट्रावायलेट रिजाइन है। पराबैंगनी जो विकिरणें हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे शरीर के लिए अत्य उपयोगी है। ये विकिरणें अत्य उपयोगी क्यों हैं? क्योंकि ये सूर्य से तुम्हें जब प्राप्त होती है तो तुम्हारे शरीर में बैठा एक हार्मोन है इर्गेस्टिरोल, कि वो इर्गेस्टिरोल एक्टिव कैल्शियम के साथ मिलकर तभी होगा जब उसे क्या मिलेगी? ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी मिलेगी। तो ये आपके पास क्या बनाता है? विटामिन डी। किसका निर्माण करता है? विटामिन डी। तभी विटामिन डी का जो नाम है वो आप एक नाम तो रखते हो कैल्सीफेरॉल, एक रखते हो इर्गो कैल्सीफेरॉल। तो इर्गो जो कैल्सीफेरॉल होता है वो किसके अधीन आता है? इर्गेस्टिरोल। ये नेचुरली बनने वाली विटामिन डी है आपके शरीर की, जो किसकी हेल्प से बनती है? पराबैंगनी विकिरणें। और ये पराबैंगनी विकिरणें वो है जिनका उपयोग करके हम जाली चेक, यानी 2 नंबरी जो चेक होते हैं, डुप्लीकेट जो चेक बनाए जाते हैं, जाली करेंसी यानी जाली नोट,
उनका भी हम पता लगा सकते हैं किसकी सहायता से, इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के हिसाब से। यह हमें प्रभावित करती है, जैसे हमारी नंगी आंखों को क्या कर सकती है, जख्मी कर सकती है, त्वचा कैंसर भी हो सकता है, और डीएनए उत्परिवर्तन यानी डीएनए म्यूटेशन भी कर सकती है। जब ग्रहण लगता है तब कहा जाता है कि गर्भवती औरत को बाहर किसी काम को न करवाया जाए या उसको बाहर ना रखा जाए। किसी प्रकार का जब वो कार्य नहीं करती है, उसका रोल एक तरह से किससे जोड़ा गया है, पराबैंगनी विकिरणों से। क्यों? क्योंकि जब वो इसके प्रभाव में आती है तो बच्चे में क्या होती है, म्यूटेशन, डीएनए म्यूटेशन होती है, जिससे बच्चे में क्या आती है, विकलांगता, डिसेबिलिटीज आ जाती है। आगे इसके बाद आता है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों कि पेडोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? तो पेडोलॉजी में जो अध्ययन होता है, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी आपके पास किसके बारे में बताती है? ये आपको मृदा का अध्ययन देती है। यानी एक होती है पेट्रोलॉजी, एक होती है पेडोलॉजी, दोनों में इंपॉर्टेंस है। यानी पेट्रोलॉजी चट्टान का भी पूछा है तो ये भी शब्द बता देते हैं, पेट्रोलॉजी। और एक आती है इफेडोलॉजी। तो ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कि नंबर एक आपसे पूछा जा रहा है कि पेडोलॉजी, पेडोलॉजी क्या बताता है? मृदा की संरचना के बारे में बताता है कि मृदा की संरचना, मृदा का बनना किसके अंतर्गत अध्ययन में किया जाता है। तो किसके अंदर स्टडी किया जाता है? तो मृदा की संरचना है वो किसके अंतर्गत आती है? पेडोलॉजी के अंतर्गत आती है। दूसरी एक चीज इफेडोलॉजी है। इफेडोलॉजी को वैसे सॉइल साइंस भी कहा जाता है, कि जो आपकी मिट्टी विज्ञान कहा जाता है, मृदा विज्ञान कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? इफेडोलॉजी। किसके चलते? कि मृदा के प्रयोग के बारे में, कि कौन सी मृदा किसके लिए आवश्यक होती है और मृदा के कैसे पोषक तत्व हैं। तो मृदा के प्रयोग के बारे में जब पढ़ते हैं उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? इफेडोलॉजी। और जो चट्टानों का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आता है? पेट्रोलॉजी। और पेट्रोलॉजी में जब चट्टानें बनती है तो उसे नाम क्या दिया जाता है? पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोजेनेसिस यानी चट्टान की बनने या उत्पत्ति को हम किस नाम से दर्शाते हैं? पेट्रोजेनेसिस। ये प्रक्रिया है जिसमें पेट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं किसका? चट्टान का बनना। शब्द जो पेट्रो है, पेट्रो का लैटिन भाषा, जो ग्रीक लैटिन भाषा है, उस ग्रीक लैटिन भाषा के अंदर पेट्रो का अर्थ ही क्या होता है? चट्टान। यानी ये शब्द जो आए हैं ज्यादा ग्रीक लैटिन भाषा से आए हैं, इनका अर्थ क्या होता है? यहाँ चट्टान। फिर बात आती है प्यारे बच्चों हमारे पास सवालों का अध्ययन किसमें होता है, यानी स्टडी ऑफ एल्गी। यानी जो सवालों का अध्ययन है, सवालों का अध्ययन यानी हम एल्गी का अध्ययन, सीवीड्स का अध्ययन करेंगे, वो किसमें करते हैं? ये करते हैं हम फाइकोलॉजी, जो ऑर्नेस्ट हैकल ने नॉमिनेट किया है एक तरह से किसको? सवाल को। तो यानी फाइकोलॉजी में हम अध्ययन किसका करते हैं? एल्गी का करते हैं। और जैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा प्यारे बच्चों कि एक ऐसी एल्गी जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? आयोडीन प्राप्त करने में। एक ऐसी एल्गी जिसका उपयोग किया जाता है ब्रोमीन निकालने में। यानी जो एल्गी क्या देती है तुम्हें? आयोडीन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने प्यारे बच्चों इसकी डिटेल भी बता रखी है जो मैराथन क्लास बायोलॉजी के लिए है। उन क्लासों के अंदर सवाल के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, लाइकेन के बारे में, कवक के बारे में यानी फंगस के बारे में डिटेल से स्टडी करवा कर उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। आयोडीन जो मिलती है यानी वो कौन सी एल्गी से मिलती है? कि आए दिन जब चढ़ती है रोशनी तो चमककार होता है, तो आयोडीन में वैसे चमक होती है, अधातु है। और तो आए दिन जब चमक बढ़ती है तो हम अपने मन से कहते हैं कि ले मना, अब हमें कोई कार्य करना है। तो यानी आयोडीन जो प्राप्त की जाती है वो किससे की जाती है? ले मना, तो लेमिनेरिया से। तो लेमिनेरिया एक ऐसी शैवाल है, भूरी शैवाल है। लेमिनेरिया कैसी शैवाल है? ये आपको याद रखना है, एक भूरी शैवाल है, ब्राउन एल्गी है। तो आपके पास आयोडीन किस शैवाल जगत से मिलती है अगर ये पूछ ले तो ये आपके पास खास तौर पर लेमिनेरिया यानी भूरी शैवाल से मिलती है। शैवाल में भी क्या है? रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ये जो वर्ड आते हैं ये हमारे पास किसके लिए आते हैं? इन कलर के लिए आते हैं। और फियोफाइसी, फियो जो फाइसी है वो किसके लिए आता है? भूरी शैवाल के लिए। ये याद रखो कि आयोडीन का जो बदलाव दिया जाता है वो किससे दिया जाता है? फियोफाइसी वर्ग से दिया जाता है। तो फियोफाइसी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? भूरी शैवाल। भूरी शैवाल कौन सी? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से क्या मिलती है? आयोडीन। और आयोडीन वैसे एक क्या है? अधातु है।
और ऐसी अधातु है जो अपवाद है किसका, चमकशीलता का। यानी एक ऐसी धातु होती है जिसके पास चमकशीलता होती है, लश्चर होती है, वो आयोडीन है। और दूसरी एक ऐसी अधातु जो पूरी धातुओं में अपवाद है किसका, अवस्था का, यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन किसका अपवाद मानी जाती है, ब्रोमीन मानी जाती है प्यारे बच्चों आपके पास द्रव का। यानी एक ही ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, वो कौन सी होती है, ब्रोमीन। और ब्रोमीन किससे मिलती है, लाल शैवाल से। यानी इसको याद कैसे रखना है, लाल शैवाल रोडोफाइसी कौन सी होगी। यानी जब कोई मेले में जाता है अपने बेटे को लेकर और वो गंजा है, रोडा है, यानी जब वो खो जाता है, ठीक है, रोडा कहाँ खोया, मेले में, तो उसके पिता या माता को क्या आएगा, गुस्सा, उनको क्या लगेगा, बुरा। तो यानी बुरा लगा, वो गुस्से में क्या हो जाएंगे, लाल। तो ब्रोमीन का रंग कैसा होता है, लाल। तो ब्रोमीन यानी बुरा हुआ है तो रंग कैसा हो गया, लाल, यानी उनको गुस्सा आया है। और कब आया गुस्सा, उनका रोडिया बेटा मेले में खो गया है, तो रोडो मेला, यानी ये हमें किससे मिलती है, रोडो मेला से मिलती है। यानी लाल शैवाल रोडो मेला से हमें क्या मिलती है, ब्रोमीन मिलती है। तो ये टैग था प्यारे बच्चों किसके चलते, हमारी एल्गी के चलते। तो एल्गी के चलते हमने कुछ पढ़ा है, इसे याद रखना थोड़ा। आगे हम हर क्वेश्चन को प्यारे बच्चों डिटेल में लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, और पीछे वाले में जो वृक्षों का अध्ययन है वो हमने बता दिया था, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसमें हम वल्यों का और वृक्षों का दोनों का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि दाब बढ़ने पर एक तरल का कवंतनांक क्या होगा। यहां पर दाब भी दो तरीके से बोला जाता है, वो हमने नहीं लिखा, सीधा दाब आ जाए तो भी बताएंगे। एक होता है वाष्प दाब, यानी द्रव की सतह का वाष्प दाब। वाष्प दाब कहां पढ़ा जाता है, द्रव की सतह का। यानी द्रव की सतह पर वाष्प दाब खुद का बढ़ जाए तो तरल का कवंतनांक क्या होगा। और एक दाब जो हम क्या लगाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हम वायुमंडलीय दाब बढ़ा दें तो क्या होगा। तो वायुमंडलीय दाब बढ़ने से कवंतनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ रहा है कि जैसे आपके पास वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब क्या होगा, इंक्रीज, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। याद रखें, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। यानी आपके पास दाब बढ़ने पर तरल का कवंतनांक होगा, तो वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा है, तो इसके साथ आंसर क्या लगा हो गया, बढ़ता है। लेकिन अगर यही बात करता कि वायुमंडलीय दाब घट जाए तो आपके पास क्या होगा, घटेगा। दो केस हो गए। तीसरा हमें याद रखना है कि वाष्प दाब द्रव की सतह पर बढ़ा दें, द्रव की सतह पर उसी के वाष्प का दाब बढ़ जाए, जैसे एग्जांपल की बात की है हमने। तो ये हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है इस बर्तन में, और इस लिक्विड की सरफेस पर क्या पैदा हो रहे हैं, वेपर। तो जैसे ये वेपर पैदा होंगे, इनकी वजह से क्या बनेगा, वेपर प्रेशर, यानी लिक्विड की सतह पर क्या बन रहे हैं, वेपर यानी वाष्प, और इन्हीं वाष्प की वजह से क्या पैदा होगा, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। तो इस लिक्विड की सरफेस पे खुलने में अगर वाष्प दाब बढ़ता है तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट घटता है, वेपर प्रेशर एट सरफेस, यानी लिक्विड की सतह पर अगर वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, डिक्रीज, यानी कैसा आएगा, घटेगा। ये दो पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं हमें। तो ये दो प्रॉपर्टी थी वेपर प्रेशर के चलते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ों पर जो खाना है वो आपके पास देरी से पकता है, क्यों, कि पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है। तो पहाड़ों पर जो खाना देरी से पकता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पीछे तीन पॉइंट याद रखने हैं कि जो कुकिंग है फूड की एट हिल स्टेशन विल बी लेट, यानी वो देरी से होता है ये काम, ऐसा क्यों। तो पहाड़ों पर जो आपके पास खाना जो देरी से पकता है उसका रीजन क्या है प्यारे बच्चों, कि पहाड़ों पर जो खाने का देरी से पकने का रोल है उसके पीछे राज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। कि पहाड़ों की ओर जाएं तो ऊंचाई पे जा रहे हो, ऊंचाई की तरफ जाओगे तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास क्या होगा, डिक्रीज। कि जैसे ऊंचाई पे गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ आपका, डिक्रीज।
तो इसके साथ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज। दो केस हो गए। तीसरा केस क्या याद रखना है, तीसरा केस ये याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने से जो वाटर है उसका क्वथनांक जब घटा है तो उसकी गुप्त उष्मा भी घट जाती है, यानी बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी डिक्रीज हो जाती है, यानी जल की गुप्त उष्मा, क्या बोलते हैं इसे, जल की गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा जो है वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है। गुप्त उष्मा क्या हो जाती है, घट जाती है। कब, जब जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज। कब हुआ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, जब पहाड़ों पर गए। पहाड़ों पर क्या डिक्रीज हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। तो ये केस था वायुमंडलीय दाब के साथ। अब बात ये भी पता होनी चाहिए कि वैसे जनरली क्वथनांक है क्या। आपसे पूछे कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, कि क्वथनांक कब पैदा होता है, कि क्वथनांक क्या है, तो यह एक ताप बिंदु है। क्वथनांक जो है वो क्या है, एक टेम्परेचर पॉइंट है, ताप बिंदु है, जिस पर, कि वह ताप बिंदु जिस पर वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब बराबर हो जाएं, कि जल की सतह का जो वाष्प बनता है उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तब आपका लिक्विड क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है। तो ये कंडीशन थी प्यारे बच्चों हमारे पास, कि जब दाब बढ़ने लगे तो कैसा दाब बढ़ता है, उसी हिसाब से। इसीलिए पहाड़ों पर जो जल बॉयल करता है, यानी पहाड़ों पर जो वाटर है वो बॉयल करेगा, तो वाटर बॉयल किस टेम्परेचर पे करता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। और अगर बात करें हम धरातल की, प्रेशर कुकर पे आ जाएं, कि आपके पास प्रेशर कुकर में बात करता है कि किस टेम्परेचर पर आपका वाटर बॉयल करता है। तो प्रेशर कुकर में जब आपका लिक्विड बॉयल करता है, यानी आपका वाटर बॉयल करता है, तो वो किस टेम्परेचर पे करता है, वो आपको याद रखना है कि प्रेशर कुकर में वाटर बॉयल होता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर क्यों होता है, क्योंकि हमने प्रेशर कुकर को बंद कर रखा है और उसमें प्रेशर क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर पानी बॉयल करेगा, जिससे आपकी गुप्त उष्मा बढ़ेगी और खाना क्या होगा, जल्दी पक जाएगा। अब एक क्वेश्चन बताओगे कि अगर प्रेशर कुकर सीटी देना बंद कर दे, कमेंट में बताओगे प्यारे बच्चों, प्रेशर कुकर सीटी देना बंद कर दे, भाप बाहर ना आए और लगातार उसे आप गर्म करते जा रहे हो, तो प्रेशर कुकर की स्थिति किस ओर होगी, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डायनामाइट में पाया जाता है। डायनामाइट एक तरह से क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो डायनामाइट है वो क्या चीज है। तो डायनामाइट दुनिया का प्रथम विस्फोटक है, यानी वैसे और भी थे, लेकिन इस दुनिया में जो बनाने का श्रेय जाता है इस विस्फोटक को, वो किसे जाता है, जिसके नाम पर लोगों को क्या मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसे नाम दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। उस बंदे का नाम क्या था, अल्फ्रेड नोबेल। यानी जो अल्फ्रेड नोबेल है, इस बंदे ने क्या की थी, डिस्कवरी की थी किसकी, फर्स्ट एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, यानी पहला जो एक्सप्लोसिव है वो कौन सा खोजा गया, डायनामाइट। तो डायनामाइट आपके पास एक मिश्रण है, किसका मिश्रण था, नाइट्रोग्लिसरीन का, नाइट्रोसेलुलोज का, नाइट्रोबेंजीन का या टाइनाइट्रोटोलेन का। तो ये प्यारे बच्चों एक तो थी उसमें नाइट्रोग्लिसरीन, यानी आपके पास नाइट्रोग्लिसरीन, यानी इसे TNG से लिखा जाता है, यानी TNG का मतलब क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और प्लस क्या चीज ली जाती है, ये भी याद रखना, कीजेल गुर, यानी कीजेल गुर लिख सकते हो या तुम लिख सकते हो लकड़ी का बुरादा, यानी आपके पास कीजेल गुर हो सकता है या लकड़ी का क्या हो सकता है, बुरादा हो सकता है। ये चीज ली जाती है किसके लिए, आपके लिए, इस डायनामाइट को बनाने के लिए। अब नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है, नाइट्रोसेलुलोज से आपकी मेम्ब्रेन बनाई जाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और जो किस में लगाई जाती है, आरओ में। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो पानी को फिल्टर करता है उसमें जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या नाम दिया जाता है, अर्ध
गम्य झिल्ली कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है वो आरओ में, वो किससे बनाई जाती है? नाइट्रोसेलुलोज। ये आपकी कैसे मिलती है? नेचुरल। नाइट्रोसेलुलोज क्या मिलती है? नेचुरल सेमी परमिएबल है, यानी प्राकृतिक मिलने वाली अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ये भी याद रखेंगे। चौथा, तीसरा आपके पास नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को कैसे लिख सकते हो तुम? इस बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए? आपका NO2। ये होता है प्यारे बच्चों नाइट्रोबेंजीन। और एक दिया है ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसको हम TNT से लिखते हैं प्यारे बच्चों। ये वो TNT है जिसका इस्तेमाल एटॉमिक बॉम्ब में होता है, यानी ट्राई नाइट्रोटोलिन का इस्तेमाल किस में किया जाता है? ये भी एक बहुत डेंजरस एक्सप्लोसिव है प्यारे बच्चों। ये भी एक क्या है? एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव का अर्थ है एक विस्फोटक है, और ये विस्फोटक खास तौर पर किस में इस्तेमाल होता है? परमाणु बम में। यानी जो परमाणु बम है, एटम बम है, उसमें विस्फोटक पदार्थ कौन सा इस्तेमाल होता है? आपका TNT होता है। इस TNT को एक्सप्लोसिव करवाने में इस्तेमाल किसका होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे प्लूटोनियम और किसका है? यूरेनियम का। अब ट्राइनाइट्रोटोलिन को अगर लिखें तो कैसे लिखा जाता है? टोलिन क्या होती है प्यारे बच्चों? इस बेंजीन के ऊपर ये CH3 लग जाए, इसे बोलते हैं टोलिन। इस टोलिन के अलावा 3 जगह NO2 ग्रुप 2 नंबर पे, फिर हम 4 नंबर पे, और फिर कहाँ रखते हैं? 6 नंबर पे। अगर ऐसे NO2 सजा दिए तो ये बन जाती है आपकी ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास किसकी? डायनामाइट की। तो जो TNG है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोग्लिसरीन, किजेल गुड़िया लकड़ी के बुरादे में मिलाकर क्या बनाया जाता है? एक विस्फोटक जिसका नाम था डायनामाइट। यानी इसे हम अल्फ्रेड नोबेल ऑयल भी कहते हैं। तो नोबल ऑयल किसे कहा जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन को क्या नाम दिया जाता है? नोबल ऑयल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि नोबल का तेल किसे कहा जाता है, तो नोबल का तेल आपका किसको कहा जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है, जिससे विस्फोटक बनाया गया था। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि गैसोलीन को किसके साथ मिलाकर बनाया जाता है? अब गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? अब पहले तो पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि गैसोलीन है क्या। गैसोलीन वैसे एक पेट्रोल है, शुद्धतम पेट्रोल जिसे आप कह सकते हो। गैसोलीन किसका रूप है? एक पेट्रोल का रूप। गैसोलीन आपकी पेट्रोल है, और कैसी पेट्रोल है? शुद्धतम। शुद्धतम का अर्थ है प्योर। शुद्धतम पेट्रोल की निशानी क्या है? शुद्धतम पेट्रोल की निशानी है कि इसमें सारे के सारे कण किसके होंगे? आइसो ऑक्टेन के होंगे। आपसे जब क्वेश्चन राइज किया जाता है कि जो शुद्धतम पेट्रोल है, इसका अर्थ है कि उसमें सारे के सारे पार्टिकल किसके होंगे? आइसो ऑक्टेन के। और अब एक क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल की जो दक्षता आंकी जाती है वो किस संख्या से आंकी जाती है? एफिशिएंसी किससे पता चलती है? ऑक्टेन संख्या से, यानी ऑक्टेन नंबर, यानी ऑक्टेन संख्या से पता चलती है दक्षता किसकी? पेट्रोल की। और डीजल की चलती है C10 से। अब पेट्रोल आपके पास गैसोलीन है, बनाना क्या इसे? गैसोहोल। यानी गैसोलीन में क्या मिलाया जाए कि जिससे तुम्हें क्या प्राप्त हो जाए? गैसोहोल। यानी गैसोलीन में कोई चीज मिलानी है जिससे हमें गैसोहोल मिले, और गैसोहोल मिश्रण है। ये मिश्रण किसका है? पेट्रोल। गैसो का मतलब पेट्रोल है, और होल का मतलब अल्कोहल, यानी अल्कोहल मिलाना है। पहली चीज तो क्लियर होगी कि अल्कोहल मिलेगा, लेकिन यहां गड़बड़ यह है कि अल्कोहल मिलाएं तो मिलाए कौन सा? 4 अल्कोहल है। तो वो अल्कोहल जो तुम्हारे खाद्य पदार्थ में यूज होता है, जो शराब में इस्तेमाल होता है, जो आपकी वाइन, सैंपियन, बियर, एवरीथिंग एल्स, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। यानी यहां जो अल्कोहल लगेगा वो कौन सा अल्कोहल लगाया जाएगा? आपका इथाइल अल्कोहल। कौन सा आएगा? इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल को वैसे एक नाम IUPAC में जब दिया जाता है तो क्या बोला जाता है? इथेनॉल और एथेनॉल। और सूत्र क्या होता है इसका? C2H5, और क्या लिया जाता है? OH। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों, किसको? गैसोलीन को किस में बदलने की? गैसोहोल में। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कौन सी कंट्री से हुई है? तो इस पेट्रोल से गैसोहोल में जाने की शुरुआत
आपके पास किस कंट्री ने की है प्यारे बच्चों? तो ये बात हुई है ब्राजील से। ये शुरुआत कहां से हुई है? ब्राजील से। क्यों हुई है? क्योंकि ब्राजील में गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा है। तो गन्ना ज्यादा उत्पादित होने के कारण ब्राजील ने ये रिसर्च की है कि हम अगर अल्कोहल में किसको ऐड करें, पेट्रोल या पेट्रोल में ऐड करें अल्कोहल को, तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है और जिससे पॉल्यूशन भी क्या होता है? कम। तो इसीलिए ब्राजील ने गन्ने के उत्पादन के चलते किसका इस्तेमाल किया? अल्कोहल का। और दूसरा, अल्कोहल से भी पेट्रोल बनाया जा सकता है। याद रखो कि जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल कौन सा तुम्हारे पास? एथेनॉल। यानी जो तुम्हारे पास एथेनॉल है, इससे तुम किस में बदल सकते हो? अल्कोहल को तुम पेट्रोल या गैसोलीन में बदल सकते हो। किस में बदल सकते हो? पेट्रोल या गैसोलीन में बदल सकते हो। अब पेट्रोल या गैसोलीन में बदलने के लिए हमें एक सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट चाहिए, एक उत्प्रेरक चाहिए, जिसका नाम है ZSM5। यानी क्वेश्चन आता है कि एथेनॉल अल्कोहल से तुम्हें पेट्रोल या गैसोलीन बनानी है, उसके लिए उत्प्रेरक कौन सा चाहिए? तो उसके लिए उत्प्रेरक कौन सा होता है? ZSM5। ये आज की नई जो पेट्रो इंडस्ट्री है उसका मुख्य कैटालिस्ट है ये, जिसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? पेट्रोल के बदलाव के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से एक टैग होता है प्यारे बच्चों, क्या? कि जो हमारे पास पेट्रोल की तो बातें हमने कर दी, पेट्रोल किससे मिलता है? वैसे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? क्रूड ऑयल, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड। यानी ब्लैक गोल्ड हमारा क्या है? लिक्विड फॉर्म में आए तो हमारे पास क्या है? एक तरह से क्रूड ऑयल है। और क्रूड ऑयल को बैरल में मापा जाता है और एक बैरल कितना होता है? 159 लीटर का होता है। यानी क्रूड ऑयल जो मार्केट में बिकता है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है इसकी, वो किस में होती है? आपकी बैरल के अकॉर्डिंग होती है, डॉलर में जो रिप्रेजेंट करता है। शेयर मार्केट में आपने देखा होगा वो बैरल किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर के होता है। अब बात आती है मिथाइल अल्कोहल क्या है? मिथाइल अल्कोहल को वैसे हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं। वुड स्पिरिट क्या चीज होती है? लकड़ी की आत्मा। इसे क्या कहते हैं? लकड़ी की आत्मा। तो लकड़ी की जो आत्मा है वो किसे कहा जाता है? वो आपके पास मिथाइल अल्कोहल को, और जिसे नाम दिया जा सकता है मिथेनॉल। अब मिथेनॉल जो है वो आपके पास क्या है? CH3OH है। और ये जो मिथेनॉल है आपने कई बार न्यूज में या टीवी न्यूज में या अखबार में देखा होगा, पढ़ा होगा कि विषैली शराब से इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो उस विषैली शराब में कौन होता है? आपका मिथेनॉल होता है नंबर 1। यानी जो विषैली शराब है, विषैली शराब में आपके पास कौन सा घटक जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है? तो अल्कोहल को डीनेचर्ड करने के लिए किसका मिश्रण किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल को मिलाया जाता है उसे विष बनाने के लिए, यानी जहरीला बनाने के लिए, ताकि कोई ओपन मार्केट में इसका इस्तेमाल पीने के लिए ना करे। किसमें? इथाइल अल्कोहल में। तो इथाइल अल्कोहल में किसकी मात्रा मिलाई जाती है? मिथाइल अल्कोहल की और एक कॉपर सल्फेट की। अब विषैली शराब में किसकी मात्रा होती है? इसी मिथाइल अल्कोहल की। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन टैग होता है प्यारे बच्चों कि जो बेंजाइल अल्कोहल है वो क्या है? ये अल्कोहल की सिंपल बातें बताएंगे प्यारे बच्चों। खाद्य पदार्थ में उपयोग होने वाला अल्कोहल भी कौन सा होता है आपके पास? इथेनॉल। यानी इथाइल अल्कोहल की एक बात और याद रखना, इसे सिरा से प्राप्त किया जाता है। सिरा, सिरा जो क्या है? गन्ने की गुड़ या चीनी को गलाकर बनाया जाता है। गन्ने यानी गन्ने की शर्करा। और ये जो गन्ने की शर्करा होती है, कौन सी शर्करा होती है ये भी याद रखना, इसे हम इक्सु शर्करा कहते हैं। कि गन्ने से मिलने वाली जो शुगर केन है वो इक्सु, इक्सु का मतलब होता है इनवर्जन शुगर। इक्सु का मतलब क्या होता है? इनवर्जन शुगर होता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों गन्ने के चलते। गन्ने की शर्करा से शीरा मिलती है और ये शीरा है क्या? विनेगर एसिड। कौन सा होता है? विनेगर एसिड होता है, यानी शीरा या सिरके का अमल। विनेगर एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड से क्या प्राप्त की जाती है? इथाइल अल्कोहल। तो ये प्रॉपर्टी होती है। और जब जहरीला होता है तो यानी हमारे पास इसमें कंटेंट किसका आता है? इस मिथाइल अल्कोहल का। इसी तरीके से जो बात बनती है वो बेंजाइल अल्कोहल की। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर एक CH2 लगाकर आप क्या लगा दें? OH। इसे कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल में कार्बन 3 होते हैं, CH3, CH2, CH2 और क्या लगाएंगे आप? OH। ये प्रोपाइल अल्कोहल है। और इसके अलावा हमारे पास इस
मिथाइल अल्कोहल का एक क्वेश्चन आता है कि जिसके लोग एडिक्ट हो जाते हैं और मार्केट में बैन कर दिया गया है, तो ये कंप्लीटली बैनड लिक्विड है मार्केट का प्यारे बच्चों। क्योंकि इसको आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले लोग फ्लूइड का यूज करते थे, सूंघते थे, तो वो फ्लूइड किससे बनती थी? मिथाइल अल्कोहल के मिक्सचर से बनती थी। तो ये मिथाइल अल्कोहल पूरी तरह से क्या है, मार्केट में, ओपन मार्केट में बैन है, क्योंकि ये एडिक्टेबल सब्सटेंस है। किसके अकॉर्डिंग? नार्कोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया, एनबीआई के अकॉर्डिंग। चलिए अब आता है प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से आवेश की मात्रा का मात्रक है, यानी आवेश की मात्रा का मात्रक, यानी जो यूनिट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनमें से कौन सी है? तो वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट तुम्हें पता है क्या होती है प्यारे बच्चों? कुलाम। और कुलाम को डिनोट किससे करते हैं? अपन सी से। कुलाम को जो अपन डिनोट करते हैं सी से। और वैसे कुलाम को अगर हम यहाँ देखें तो कुलाम कैसे आएगा? कुलाम तो है नहीं यहाँ। तो वैसे आप लोग जानते हो करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम, यानी इसकी यूनिट होती है कुलाम, इसकी होती है सेकंड, और इसकी होती है एम्पियर। यानी अब कुलाम चाहिए, तो कुलाम क्या बन जाएगा? एम्पियर इंटू में सेकंड। तो एम्पियर इंटू में सेकंड कौन सा आपका ऑप्शन है? बी। ये हमारे पास यूनिट आ चुकी है किसकी? इस इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, बाकी हम इसी सीरीज को बढ़ाते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना, अपने कमेंट भी पास करना, और अपने सहपाठियों मित्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये योगदान, ये प्यार आप बनाए रखना। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।